चलिए अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट्स मतलब कि हिंदी में इसको कहते हैं अधिकार शुल्क खाते। क्या? अधिकार शुल्क। अब ये अधिकार शुल्क होता क्या है इसके बारे में पहले सबसे पहले समझिए। पूरा थ्योरी अभी बता रहे हैं, गौर से आप लोग सुनिए, ज़्यादा फायदा करेगा। अधिकार शुल्क जो होता है ये नाम से ही क्लियर है, अधिकार और शुल्क। यानी अधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर आपका अधिकार हो जाए, किसी संपत्ति पर आपका क्या हो जाए, अधिकार हो जाए। तो अधिकार, किसी भी संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? अधिकार होता है मालिक का। जो संपत्ति का क्या है, मालिक है, अधिकार तो उसी का होगा। लेकिन अगर मालिकाना हक आपके पास है तो आपको अधिकार है उस संपत्ति को यूज करने का। लेकिन यदि आपका मालिकाना हक ना हो और फिर भी आपको संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाए, तब आप मालिक नहीं है संपत्ति का, लेकिन आपको संपत्ति यूज करने का पूरा अधिकार है। पूरा ऐसा विशेष अधिकार है कि जैसा मालिक करता है अपनी संपत्ति को यूज, वैसे आप संपत्ति का यूज कर सकते हैं। आप संपत्ति के मालिक नहीं है, लेकिन आपको संपत्ति विशेष अधिकार में आपको मिला है। आपको मालिक जैसा ही व्यवहार करने का अधिकार मिला है। तो ऐसा अधिकार क्या कहलाता है? अधिकार। और उस अधिकार के बदले में जो आप शुल्क देते हैं, उस संपत्ति के अधिकार के बदले में जो आप शुल्क चुकाते हैं, वो शुल्क आपका अधिकार शुल्क हो गया। ठीक है, जो आप क्या कीजिएगा, संपत्ति के मालिक को देते हैं आप। ठीक है, तो अधिकार शुल्क जो है वो एक तरह का खर्चा है। ठीक, लेकिन कैसा खर्चा है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप एक कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं, या कोयला का खनन करना चाहते हैं। तो जिस जगह पर आप करना चाहते हैं वो जगह आपका नहीं है, वो जमीन आपका नहीं है, लेकिन उस जमीन पर आप काम करना चाहते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आप क्या करते हैं, उस जमीन को एक एग्रीमेंट के तहत लीज पर लेते हैं। जैसे अभी आप गांव घर में देखते हैं कि एक चिमनी का भट्ठा लगाता है, तो चिमनी का जो भट्ठा लगाता है, चिमनी का मालिक जिस जमीन पर लगाता है वो जमीन उसी का होता है? नहीं होता है, तो जमीन किसी और का होता है, लेकिन उस पर चिमनी का भट्ठा, चिमनी का जो मालिक है वो लगाता है। और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए वो जमीन क्या करता है, अपने अधिकार में लेता है। उस जमीन को जैसे प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है। तो जमीन का हम प्रयोग करते हैं, मान लीजिए वो जमीन आपका है, वो जमीन आपका है और उस पर मैं चिमनी का भट्ठा लगाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे एक एग्रीमेंट के तहत वो जमीन लूंगा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो जमीन आप मेरे अधिकार में छोड़िएगा और उसके बदले में मैं आपको सालाना एक निश्चित रकम दूंगा। तो ये जो निश्चित रकम देने की बात आता है, इसमें एक होता है फिक्स, एक क्या होता है फिक्स। जैसे मान लीजिए हम इस मकान में हम कोचिंग चलाते हैं, इस मकान का किराया हम 2000 रुपया देते हैं, तो ये 2000 फिक्स है। हमारे पास 500 विद्यार्थी हो जाए, 50 विद्यार्थी रहे, चाहे एक भी विद्यार्थी नहीं रहे, 2000 रुपया मकान मालिक रेंट लेगा तो लेगा। तो ये किराया हो गया। लेकिन रॉयल्टी जो होता है वो काम करने के आधार पर एक निश्चित रकम, एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए, अपने ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, गौर से समझिए कि मान लीजिए इस कोचिंग में मैंने मकान मालिक से लिया हूँ, मकान मालिक हमको दिया है, वो हमारा लिए रेंट फिक्स किया है कितना कि 2000 रुपया महीना फिक्स है। लेकिन वो फिक्स नहीं करेगा, एक तरह से वो क्या कहेगा, मैं आपको पर विद्यार्थी 10 रुपया रेंट लूंगा। मैं आपसे पर विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी को यदि आप कोचिंग इस रूम में पढ़ाते हैं तो हम आपको 10 रुपया रेंट लेंगे। तो पर विद्यार्थी एक निश्चित रकम हो गया ना, पर विद्यार्थी कि एक विद्यार्थी पर हम 10 रुपया लेंगे। अब हमारे पास यदि 100 विद्यार्थी हो जाए तो हम 1000 रुपया देंगे मकान मालिक को रेंट, देंगे कि नहीं देंगे? अगर हमारे पास 200 विद्यार्थी हो जाए तो 10 रुपया के हिसाब से पर विद्यार्थी हम मकान मालिक को कितना रेंट देंगे? 2000 रुपया देंगे। अगर 300 विद्यार्थी हो जाए तो 3000 देंगे, 10,000 विद्यार्थी हो जाए तो
तो 10,000 गुने 10, 1 लाख रुपया मकान मालिक को रेंट देंगे ना। तो ये जो एक पर विद्यार्थी निश्चित कर दिया ना कि जितना विद्यार्थी पढ़ाइएगा 10 रुपया के हिसाब से आपको लगेगा, तो ये एक तरह से रॉयल्टी हो जाता है। क्या हो जाता है, समझ में आया बात। तो मान लीजिए ये जो रॉयल्टी होता है वो एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर जितना काम करेंगे, हमने आपका जमीन अपने पास रखा है और हम जमीन पर जितना काम करेंगे, मान लीजिए हम कोयला का खनन करते हैं, कोयला का खनन करते हैं, खादान है, हम आपके जमीन पर मान लीजिए खान है, कोयला का खान है जमीन के अंदर, और हम एक खनन कंपनी है, हम आपसे वो जमीन क्या करेंगे, अपने अधिकार में लेंगे कि हम आपके जमीन से क्या करेंगे, कोयला निकालेंगे। और हमने आपको कह दिया कि हम पर टन कोयला, यानी 1 टन कोयला निकालेंगे तो हम 1 रुपया आपको देंगे, 1 टन कोयला निकालेंगे 1 रुपया देंगे। अब हम आपसे आपके जमीन का यूज कर रहे हैं, हमने पूरे साल में 1000 टन कोयला निकाला, तो हम आपको कितना रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे। अगर हमने 2000 टन कोयला निकाला तो 1 रुपया के हिसाब से हम आपको 2000 देंगे। 10,000 टन कोयला निकाला, 1 रुपया के हिसाब से 10,000 रुपया देंगे ना। तो ये जो निश्चित काम करने के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत बना ना कि 1 टन पर 1 रुपया देंगे। अब हम जितना 1000 टन कोयला निकालेंगे उतना 1000 हम आपको देंगे। ये होता है रॉयल्टी। ये क्या होता है, समझ में आया बात। जितना काम करेंगे उतना रुपया एक निश्चित हिसाब से, एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से हम आपको जो पेमेंट देंगे वो रॉयल्टी होगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? यानी एक अब मतलब अधिकार शुल्क का जो परिभाषा कहिएगा वो ऐसे कहिएगा कि एक संपत्ति का मालिक किसी दूसरे व्यक्ति को अपना संपत्ति उसके अधिकार में देता है। उसके अधिकार में, मान लीजिए एक लीजी है और एक लैंडलॉर्ड। लीजी मतलब होता है पट्टेदार, लीजी मतलब क्या होता है, पट्टेदार, और लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमीन का मालिक यानी भूस्वामी। ठीक है, यानी भूस्वामी अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति यानी पट्टेदार के अधिकार में अपना संपत्ति देता है, और एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट में पट्टेदार के द्वारा अपने काम करने के आधार पर, एक निश्चित आधार पर जो राशि भूस्वामी को दी जाती है, काम करने के आधार पर जो एक निश्चित राशि भूस्वामी को दी जाती है वह रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूस्वामी के जमीन का पूर्ण अधिकार यानी विशेष अधिकार किसके पास चला जाता है, पट्टेदार के पास चला जाता है। पट्टेदार होता है कोई बाहरी व्यक्ति जो भूस्वामी का जमीन अपने अधिकार में लेता है। समझे आप बात? जैसे मान लीजिए हमारा जमीन है और आप आइएगा हमारे जमीन पर काम करने, तो आप क्या कहिएगा, अपना जमीन हमको दे दीजिए। बेचना नहीं है, जमीन का मालिक मैं ही रहूंगा और आप हमारे जमीन का क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा, और उसके बदले में आप हमको क्या दीजिएगा, हमारा जमीन आपके अधिकार में गया, आप उस जमीन पर काम कीजिएगा और उस अधिकार के बदले में आप हमको एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर, यानी काम जितना कीजिएगा उसके आधार पर जो राशि आप हमको दीजिएगा वो राशि रॉयल्टी कहलाएगा। समझ में आएगा? और रॉयल्टी क्या होता है, कोई दिक्कत? अब रॉयल्टी होता है 3 प्रकार का। रॉयल्टी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है खादान अधिकार शुल्क। खादान अधिकार शुल्क यानी माइनिंग रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी। ठीक है, तो माइनिंग रॉयल्टी होता है अगर आपके जमीन पर कोयला का खनन मतलब खान है, किसी भी चीज का अगर खान है और उस खान का अगर हम यूज करते हैं तो आप जमीन तो आपका है, तो वो माइनिंग रॉयल्टी होता है जो जमीन के अंदर से खादान करके हम निकालते हैं और उसके बदले में रॉयल्टी देते हैं, वो माइनिंग रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉपीराइट अधिकार शुल्क। कॉपीराइट अधिकार शुल्क, ये कॉपीराइट अधिकार शुल्क क्या होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए हम आप लोगों को एसके सिंह का बुक पढ़ा रहे हैं, एसके सिंह का बुक पढ़ा रहे हैं, तो इसको छापने वाली जो कंपनी है वो एसवीपीडी है ना, राजीव बंसल का एसवीपीडी है, और ये बुक लिखा कौन है, एसके सिंह, डॉक्टर एसके सिंह, जो इन्होंने बुक को लिखा था। अब एसके सिंह जो है वो एसवीपीडी पब्लिकेशंस के साथ एक एग्रीमेंट करेगी
कि हम आपका ये बुक जितना प्रति छापेंगे, जितना प्रति कॉपी करेंगे, कॉपी कर रहा है ना, तो कॉपी करने का एक अधिकार मिला है। किसको? एसबीपीडी को मिला है। किसने दिया है? डॉक्टर एसके सिंह ने दिया है। तो ये एसके सिंह और एसबीपीडी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपका जितना बुक छापेंगे पर बुक एक निश्चित रकम देंगे। मान लीजिए पर बुक हम 1 रुपया देते हैं, मान के चलते हैं, तो जितने 1000 बुक छापेंगे उतने 1000 रुपया देंगे। आया बात समझ में? तो ये होता है कॉपीराइट अधिकार शुल्क। और एक होता है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क, पेटेंट अधिकार शुल्क, ठीक है। तो पेटेंट अधिकार शुल्क क्या होता है? पेटेंट रॉयल्टी। तो पेटेंट होता है कि आपने किसी ऐसे वस्तु का खोज किया है, किसी वस्तु का खोज किया हो, चाहे किसी फॉर्मूला का खोज किया हो, या कोई डिजाइन बनाया हो किसी भी प्रकार का, जो उस डिजाइन, मान लीजिए हमने कोई एक वस्तु बनाया है, मान लीजिए हमने एक वस्तु बनाया है, पानी गर्म करने का चीज खोजा है कि इस तरीका से अगर करें तो पानी गर्म हो सकता है, ठीक है। पानी गर्म करने का तो बहुत सारा वस्तु बन गया। मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने वस्तु गर्म करने का, जो धूप में पानी गर्म कैसे होगा, धूप से हम पानी गर्म कर लेंगे, कोई ऐसा हमने वस्तु बनाया है। अब वो वस्तु बनाने का हमारे पास उतना सोर्सेज नहीं है कि हम कहाँ से उस वस्तु को बनाएंगे, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है। तो हमने वो सूत्र तो मैंने बनाया, अब उस फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, सरकार के नियमों के अनुसार हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है। उसको रजिस्टर्ड करवा लिए कि इस तरीका से हम पानी को सूरज के धूप में क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। आया बात समझ में? अब हम वस्तु तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने सरकारी नियमन के अनुसार हमने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया कि इस फॉर्मूला का उपयोग कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, मेरे फॉर्मूला का चोरी कोई नहीं कर सकता है। अब वो वस्तु बनाने का तो सूत्र हमारे पास, हमारे नाम से मतलब पेटेंट बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसी कंपनी, जो कंपनी उस वस्तु को बनाने के लिए तैयार है, जो हम भी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो वो कंपनी हमसे इसका एग्रीमेंट बनाएगा कि आप जितना वस्तु बनाइएगा पर वस्तु आप हमको क्या दीजिएगा, रॉयल्टी दीजिएगा। आया बात समझ? जितना वस्तु आपका बिकेगा मार्केट में, पर वस्तु पर इतना % आप हमको दीजिएगा। तो ये होता है पेटेंट रॉयल्टी। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? आपके किताब में अधिकतर आपको माइनिंग रॉयल्टी पर सवाल मिलेगा कि कोयला खनन करने वाली कंपनी है, उसने भूस्वामी से जमीन पट्टा पर लिया है, पर टन कोयला निकालने पर इतना रुपया 25 पैसा पर टन, 1 रुपया पर टन, 2 रुपया पर टन के हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलेगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक इसमें क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है इसमें मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट मतलब न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया, जिसको डेड रेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड रेंट मतलब मृत किराया। आया बात समझ में? ये मिनिमम रेंट क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी मान लीजिए हमने आपसे एग्रीमेंट किया, आपसे हम कुछ जमीन लिया पट्टा पर, हमने आपको आश्वासन दिया है, एग्रीमेंट बनाया है कि हम पर टन कोयला निकालेंगे 1 रुपया देंगे। अब पूरे साल में हम 10,000 टन कोयला निकाले, हम आपको 10,000 देंगे। 50,000 टन कोयला निकाले, 50,000 रुपया देंगे। 1 लाख टन कोयला निकाले, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन अगर किसी साल हमने 1 भी टन कोयला नहीं निकाला, काम नहीं किया मैंने साल भर, लेकिन जमीन तो मैंने आपका जमीन अपने अधिकार में तो लिया है, लेकिन हम आपको काम नहीं किया आपके जमीन पर, तो क्या आपको 1 भी रुपया नहीं देंगे तो आपको भी मतलब बात जमेगा? नहीं जमेगा। आप कहिएगा आप काम नहीं किए, भाई हमने तो आपको जमीन दिया, आपने काम नहीं किया, ये आपकी गलती है, मैं क्यों घाटा सहूं, हमको तो भाई मिलना चाहिए पैसा। तो रॉयल्टी तो होता है जितना काम करेंगे उतना पर। अगर मान लीजिए 10,000 टन कोयला निकाले तो 10,000 रुपया देंगे, अगर 1,000 टन कोयला निकाले तो 1,000 रुपया देंगे। तो ये जो भूस्वामी होता है वो सोचता है कि
कि अगर ये कहीं काम नहीं किया तब तो 1 भी रुपया नहीं देगा। तो भाई इसमें मेरा क्या फायदा? मेरा तो कुछ फायदा नहीं, जमीन तो है उसके अधिकार में, मगर हमको मिलेगा कुछ नहीं। तो उसने क्या किया, इस एग्रीमेंट में तय होता है एक न्यूनतम किराया। आप काम करें चाहे नहीं करें, कम से कम इतना लगेगा। आए बात समझ में? जैसे साल का फिक्स कर दिया कि कम से कम 10,000 रुपया आपको देना है, यानी कम से कम कितना देना है? 10,000 रुपया देना है। उसके बाद आप जितना काम कीजिए, अगर 10,000 से ज्यादा का काम कीजिएगा तो 10,000 दीजिएगा। अगर आप 15,000 टन कोयला निकालिएगा तो 15,000 दीजिएगा। 20,000 टन निकालिएगा तो 20,000 दीजिएगा। लेकिन यदि आप 5,000 टन कोयला निकाले तो हमको कम से कम कितना दीजिएगा? 10,000, क्योंकि मिनिमम रेंट तय है कि आप 10,000 से ज्यादा काम कीजिए, आप हमको 10,000 से ज्यादा दीजिए, आप भी ज्यादा फायदा कमाइए, लेकिन हमको कम से कम कितना मिलना चाहिए? 10,000। 10,000 से कम में हमको संतोष नहीं होगा। आया बात समझ में? तो इसके लिए तय होता है एक मिनिमम रेंट। आप ज्यादा काम कीजिए, हमको भी ज्यादा दीजिए, आप भी ज्यादा फायदा कमाइए। लेकिन यदि आपने किसी वर्ष काम नहीं किया तो कम से कम आपको कितना देना पड़ेगा? 10,000 तो देना पड़ेगा, जो मिनिमम रेंट हमने तय किया है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? चलिए, यानी मिनिमम रेंट एक न्यूनतम किराया होता है जो पट्टेदार के द्वारा भूस्वामी को निश्चित तौर पर दी जाती है कि यदि आप कम भी काम कीजिए, उससे मतलब नहीं है हमको कम से कम 10,000 चाहिए तो चाहिए। ये एक मिनिमम रेंट तय होता है एग्रीमेंट में। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत अभी तक? और इसमें अगला टॉपिक आपको मिलेगा, एक होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग को मतलब होता है लघु कार्य। लघु कार्य, लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग। देखिए ये शॉर्ट वर्किंग क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। नाम सही क्लियर है, शॉर्ट वर्किंग यानी कम काम किए। क्या किए? कम काम किए। इधर ध्यान दीजिए, हमने मिनिमम रेंट तय किया है कितना? 10,000। कितना? लेकिन हमने काम किया है, यानी हमारा जो रॉयल्टी बना है 1 रुपये पर टन के हिसाब से। मान लीजिए हम 5,000 या 7,000 टन कोयला निकाले तो 7,000 रुपया का रॉयल्टी बना ना। तो लैंडलॉर्ड को कितना देना है? 7,000। लेकिन मिनिमम रेंट कितना तय है? 10,000। तो ये रॉयल्टी 7,000 क्यों हुआ? क्योंकि जो एक मिनिमम रेंट का एक क्राइटेरिया है जिस पर आपको उतना काम करना है, आपने उससे कम काम किया है, इसीलिए 7,000 हुआ। तो 3,000 का कम काम किया ना, काम कम से कम, चूंकि हमको कम से कम रॉयल्टी मिनिमम रेंट तो देना है, कम से कम क्या देना है? मिनिमम रेंट देना है। लेकिन रॉयल्टी कितना का बना है? 7,000। मतलब काम मैंने 7,000 का किया, लेकिन देना है कम से कम 10,000। तो ये जो मिनिमम रेंट से जितना कम काम हुआ वो शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी शॉर्ट वर्किंग जो होता है वो कम काम करने का जुर्माना, कम काम करने का जुर्माना होता है। यानी आपने काम किया 7,000 का, लेकिन लैंडलॉर्ड को देना है कम से कम 10,000, तो 3,000 आपको अपने जेब से देना पड़ रहा है। देना पड़ रहा है ना, जो एक तरह से लीजी के लिए यानी पट्टेदार के लिए वो क्या हो जाता है? एक तरह से घाटा है। एक तरह से क्या है? घाटा है। समझ में आया बात? तो ये शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? सो दिक्कत है ना हो रहा है? चलिए, अब ये जो शॉर्ट वर्किंग है, यहां ध्यान दीजिए, ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये 2 प्रकार का होता है। एक जिसको हम रिक्यूब्ड कर सकते हैं और एक जिसको हम रिक्यूब्ड नहीं कर सकते हैं। जिसको हम रिक्यूब्ड नहीं कर सकते हैं मतलब अब देखिए, लैंडलॉर्ड और लीजी दोनों जो है वो आपस में विचार करता है कि ऐसे आपको ये चीज आप ज्यादा मैक्सिमम बढ़िया तरीका से जब सवाल बताएंगे ना एनालिटिकल टेबल, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए ये क्या होता है। जैसे मिनिमम रेंट जो है वो है 10,000 और
रॉयल्टी अभी बताया है, रॉयल्टी बना है कितना का 7,000। तो एक तरह से शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ मेरा 3,000 शॉर्ट वर्किंग है ना, 3,000 शॉर्ट वर्किंग है। अब लैंडलॉर्ड कहता है लीजी को, कि लैंडलॉर्ड भी थोड़ा दयालु आदमी है, वो कहता है जो आपको जो इस साल 3,000 घाटा लगा है ना, कोई बात नहीं, आप अगले 1-2 वर्षों में उसको आप वसूली कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगले साल, इस साल हमको 3,000 घाटा लगा, अगले साल मिनिमम रेंट है 10,000, लेकिन हमारा रॉयल्टी जो हुआ है वो रॉयल्टी है 12,000 का। रॉयल्टी कितना का है? तो लैंडलॉर्ड कहेगा कि ऐसा कीजिए कि हम तो कम से कम मिनिमम रेंट लेके तो संतोष कर सकते हैं। पिछले साल जो आपको 3,000 घाटा हुआ था ना, उसको आप क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। यानी इस साल आप हमको कितना दीजिए, 10,000 दीजिए, और 2,000 आप जो हमको दीजिएगा एक्स्ट्रा, वो जो पिछला 3,000 घाटा था उसमें आप क्या कर लीजिए, रिक्यूब्ड कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए उस घाटे में। समझ रहे बात? तो इस टाइप से वो क्या करेगा, उसको एक समय सीमा देता है, अगले 1 वर्ष में, अगले 2 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में, या प्रथम 5 वर्ष में आप उस घाटा को क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो उसको एडजस्ट करने का एक समय सीमा दिया जाता है। तो जितना रुपया लैंडलॉर्ड ने लीजी ने रिक्यूब्ड कर लिया, वो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कहलाता है। और जिसको नहीं रिक्यूब्ड कर पाता है समय सीमा के भीतर, जिसको नहीं रिक्यूब्ड कर पाता है वो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, जिसको पीएल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत हो रहा है? अब चलिए बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए इस सवाल में सबसे मेन जो है वो है एनालिटिकल टेबल बनाना। अगर आपने एनालिटिकल टेबल बना लिया सही सही, तो आपका समझिए आधा सवाल बन गया, आपका माथा हल्का हो गया। ठीक है, उसके बाद है जर्नल एंट्री से बनाना। तो जर्नल एंट्री लगभग हर एक कंडीशन में सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल कैसे बनता है उसको समझिए। एनालिटिकल टेबल कैसे बनता है, देखिए सब किताब में दूसरे तरीका रहेगा, सब में अलग अलग तरीका से होता है। ठीक है, बहुत सारे सर अपने हिसाब से बताते हैं, मैं अपने तरीका बताता हूं, ज्यादा आपको इजी लगेगा। इसमें 8 कॉलम आपको बनाना है। कितना कॉलम? 8 कॉलम बनाना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इतना नहीं। ठीक है, 8 कॉलम। ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको ईयर लिखना है, पार्टिकुलर इसमें जगह दिक्कत होगा हमको लिखने में, ये चीज आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इसमें तो वो सारा डाटा लिखाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये पहला कॉलम में क्या लिखाएगा, ईयर। ठीक है, दूसरा में लिखाएगा आउटपुट, दूसरा में क्या लिखाएगा, आउटपुट। तीसरा में लिखाएगा रॉयल्टी एट द रेट ऑफ, जितना रुपया के दर से रहेगा वो रॉयल्टी। चौथा में लिखाएगा मिनिमम रेंट। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 कॉलम है ये आपको हर सवाल में दिया रहेगा। ये 4 कॉलम आपको सवाल में मिल जाएगा, टोटल आइटम। ठीक है, और ये जो 4 कॉलम है ये आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है। समझ आया बात? ये 4 कॉलम में ही आपको दिमाग लगाना है। ये 4 कॉलम आपको हर सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 4 कॉलम में वो ध्यान दीजिए। इसमें लिखाएगा शॉर्ट वर्किंग। क्या लिखाएगा, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है कि आपका मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी कम हो, यानी रॉयल्टी कम करने के आधार पर। और मिनिमम रेंट क्या होता है, कम से कम फिक्स है, इतना देना पड़ेगा। तो जितना आपका न्यूनतम किराया फिक्स है उससे यदि आपका रॉयल्टी कम हो जाता है
तो अंतर की राशि क्या हो जाता है? शॉर्ट वर्किंग। अंतर की राशि क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग। समझ में आ रहा बात? उसके बाद ये चीज अभी फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में जो कौन कौन सा कॉलम होता है, जब सवाल बताएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, बात एकदम इजी वे में आप समझ जाइएगा और बहुत आसान लगेगा आपको ये चैप्टर। ये कॉलम क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग। ये कॉलम होगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, SWR लिख दीजिएगा। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कितना हुआ, जितना समय सीमा दिया रहेगा उसमें जो रिक्यूब्ड हो पाया वो चीज शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम जो होगा वो होगा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। LL मतलब लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी, यानी भूस्वामी को कितना रुपया पेमेंट हुआ या देना है। ठीक है। और चौथा कॉलम होता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट। अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट यानी कितना रुपया ऐसा शॉर्ट वर्किंग का हुआ जो रिक्यूब्ड नहीं हो पाया, जो अंतिम रूप से PL अकाउंट में चला गया, मतलब लीजी के लिए वो घाटा हो गया। क्यों? तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड करने का समय सीमा देता है कौन? लैंडलॉर्ड। कि आप एक निश्चित सीमा समय सीमा में आप उस घाटा को क्या कर लीजिए? रियलाइज कर लीजिए, वसूल कर लीजिए। अगर नहीं हो पाया तो हम जिंदगी भर आपके घाटा सहने का ठेका हमने नहीं ले रखा है ना बात। चलिए, तो ये 8 कॉलम आपको ध्यान रखना है सवाल बनाते समय। अब इसमें जर्नल एंट्री क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो जर्नल एंट्री होता है उसका कंडीशन है कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो, इसमें 3 तरह के वर्ष होंगे कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ हो, और जिस वर्ष ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ हो और ना ही रिक्यूब्ड हुआ हो, ऐसा वर्ष आएगा। ये सब चीज ज्यादा रूप से आपको सवाल जब बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इसको ध्यान में रखिए कि क्या सब होता है। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो उस वर्ष जो एंट्री बनेगा, 3 एंट्री बनता है। एक रॉयल्टी होने पर, क्या होने पर? रॉयल्टी दे होने पर। ज्यादा बात आपको थ्योरी में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो तो उस वर्ष क्या होगा एंट्री देखिए, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, नरेशन सब लिखने लगेंगे। तो देखिए पहला एंट्री हुआ रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। ये सब सवाल जब सवाल बताएंगे तब और ढंग से बता देंगे, प्रैक्टिकल बताते समय। दूसरा होता है जब ये राशि लैंडलॉर्ड को देना होता है, पेमेंट करना होता है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और तीसरा एंट्री होता है कि ये जो रॉयल्टी है वो तो हर वर्ष खर्चा के रूप में हो जाएगा और उसको PL अकाउंट में भेजना होता है, तो PL अकाउंट दिया टू रॉयल्टी अकाउंट। और ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये हर साल घाटा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिक्यूब्ड करने का एक समय सीमा तय रहता है। उस समय सीमा में इस घाटा को क्या कर लीजिए, आप रिक्यूब्ड कर लीजिए। जब नहीं रिक्यूब्ड हो पाएगा, PL में जाएगा, तब ऐसा ही एक एंट्री बनाएंगे, PL अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग। फिलहाल इसको अभी नहीं करना है। ठीक है। दूसरा होता है साल जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ हो, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ हो उस वर्ष क्या होगा? तो सेम ऐसे ही एंट्री होगा, बस ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये जगह बदल के यहां आ जाएगा। ठीक है। कैसे? तो पहला एंट्री बनेगा रॉयल्टी अकाउंट दिया, ये जब सवाल बताएंगे तब इस एंट्री को समझा देंगे। ठीक है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू
बैंक अकाउंट और 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहां आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को देना होता है, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो जितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ वो काट लिए, बाकी रुपया उसको दे दी, ये होता है। और फिर ये जो रॉयल्टी है वो पीएल अकाउंट में चल जाता है, तो पीएल अकाउंट DR2 रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो गया। उसके बाद क्या होता है, जिस वर्ष ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ हो और ना ही रिक्यूब्ड हुआ हो, उस वर्ष क्या होता है एंट्री, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसको हम लोग हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। तब क्या रह जाएगा, यहां पर देखिए, जिस वर्ष ना तो शॉर्ट वर्किंग ना ही शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ हो, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ हो, तीसरा कंडीशन, तब क्या होता है एंट्री, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट DR2 लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, और जब ये रॉयल्टी पीएल में जाएगा तब पीएल अकाउंट DR2 रॉयल्टी अकाउंट, ये 3 एंट्री होगा। समझ में आ रहा बात, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है जब सवाल बताएंगे तो ये एंट्री क्यों DR और टू लैंडलॉर्ड क्यों होता है, ये सब सवाल बताते समय बता देंगे, तब आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो बात हवा में रह जाएगा। नोट कर लीजिए, इसमें और कुछ एंट्री होता है, ठीक है। जब नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और 1-2 कंडीशन है उसको हम बता देते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब जर्नल एंट्री में और जो टाइप है उस टाइप को थोड़ा देख लीजिए। कंडीशन में हो जाएगा, जिस वर्ष अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में गया होगा, पीएल में गया रहेगा, उस वर्ष 3 एंट्री तो जैसा होता है नॉर्मल वैसा होगा ही, 1 एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा पीएल अकाउंट DR2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्योंकि ईयर 3 टाइप में देखा जाएगा, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ हो, और जिस वर्ष ना तो शॉर्ट वर्किंग ना ही रिक्यूब्ड हुआ हो, ठीक है, 3 वर्ष ही देखा जाएगा। लेकिन उसी तीनों वर्ष में से किसी वर्ष ऐसा भी हो सकता है कि अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में गया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 एंट्री जो नॉर्मली बनता है वो तो बनेगा ही, चौथा एंट्री एक और बन जाएगा, पीएल अकाउंट DR2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आया बात समझ में? तो ये बात एक चौथा कंडीशन के रूप में होगा, ठीक है। और एक कंडीशन होता है कि जब सवाल में मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने के लिए कहेगा तभी मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। और उस स्थिति में जब सवाल में नहीं कहिए, उस स्थिति में जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ रहेगा उसी वर्ष के लिए मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा। ये बात ध्यान रखना है, जब सवाल में कहेगा कि मिनिमम रेंट अकाउंट खोलिए, जिस सवाल में कहेगा उसी सवाल में आपको मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। और उस स्थिति में जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ रहेगा उसी वर्ष मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा, अन्यथा मिनिमम रेंट अकाउंट दूसरे वर्ष नहीं खुलेगा।
उस स्थिति में आपका एंट्री बदल जाएगा। उस स्थिति में एंट्री क्या होगा, बदल जाएगा। उस स्थिति में क्या एंट्री बनेगा, देखिए जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ रहता है उस वर्ष आप क्या एंट्री बनाते हैं, देखिए तो जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ रहेगा उसी वर्ष के लिए मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा। तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर 2, हम लोग क्या करते थे, यहाँ शॉर्ट वर्किंग करते थे, लेकिन अब शॉर्ट वर्किंग नहीं, अब यहाँ पर क्या खुल जाएगा, मिनिमम रेंट अकाउंट। और तब ये जो मिनिमम रेंट अकाउंट होगा उसको हम लोग डीआर करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और तब क्या होगा, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। और तब ये रॉयल्टी कहां चला जाएगा, पीएल में। तब पीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट। उस स्थिति में ये एंट्री बन जाएगा। ठीक है, जब सवाल में मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने के लिए कहेगा तो ही मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेंगे, और उसमें भी जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ रहेगा उसी वर्ष के लिए मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा, अन्यथा तीसरे चौथे किसी वर्ष में नहीं खुलेगा। और उस स्थिति में एंट्री बदल जाएगा। क्या बदलेगा, तो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड करते थे, लेकिन अब टू मिनिमम रेंट होगा, फिर मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक, और फिर पीएल टू रॉयल्टी। ये एंट्री आप ध्यान रखिए, तो आपको 25-30 नंबर सवाल तक कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक कंडीशन और है कि जब शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट खोला जाए तो वो जब सवाल आएगा तब बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। इतना में अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपको सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। नोट करिए।